नमस्कार दोस्तों, पीएस ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग लेखपाल वैकेंसी की तैयारी के अंतर्गत जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में अति संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं और प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं और आप भी इसको करते चलिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर इसका पता है तो लिखते चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में आप लोग अब अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना आप लोगों ने किया, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने पहले प्रश्न को 126 से लिया है, जो कि हमारा 126वां प्रश्न हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न होगा। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला सैडल पीक, दूसरा माउंट थुइलर, तीसरा है माउंट दियावोलो, चौथा है माउंट कोयल। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची वाली चोटी कौन सी है। प्रश्न नंबर 126 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा? ए हो जाएगा, सैडल पीक। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? सैडल पीक। ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची वाली क्या है? चोटी है फ्रेंड्स। ठीक है, सैडल पीक, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है। ऑप्शन आपका ए है नर्मदा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो बताएं फ्रेंड्स 127वां प्रश्न का आंसर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी। कौन सा? गोदावरी जो है क्या है, ये क्या है? सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये जो 4 नदियां हैं इसमें क्या है, ये सबसे सर्वाधिक जल ग्रहण वाला क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य में जनगणना 2001 के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला है। फ्रेंड्स, आपको 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए आप लोग कि जो है अपने राज्य में यानी यूपी की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की 2011 जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला आपको बताना है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। आप ए ऑप्शन आपके पास है श्रावस्ती, बी बागपत, सी इलाहाबाद, डी कानपुर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 128 का। और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 128 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रावस्ती। ये 2011 जनगणना के अनुसार क्या है, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन? श्रावस्ती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में क्या है, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए आपके पास कथन क्या है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। ये आपका पहला कथन था। दूसरा कथन क्या है, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कह रहा है, पहला आपके पास दिया है, क्या कथन दिया है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। दूसरा है भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। देखिए अब प्रश्न क्या इसमें बन रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या है आपका विकल्प दिया है। विकल्प में है केवल 1, विकल्प 2 है, विकल्प यानी बी दिया है केवल 2,
और सी दिया है 1 और 2 और डी दिया है न तो 1 और न ही 2। तो आंसर आप इसको आप लोग कमेंट करके बताएं। वीडियो को पॉज करके आंसर आप लोग कमेंट करें। प्रश्न नंबर 129 और इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी 1 और 2। ठीक है, क्या हमारा 1 और 2 दोनों इसमें क्या है? ठीक है, राइट है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अंकित है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था कथन? भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। ये हमारे दोनों ही जो कथन है राइट है। तो यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, यानी ऑप्शन सी ठीक है 1 और 2 राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। भारत की कुछ फसलें दी गई हैं, ये भी है। देखते हैं कौन कौन सी फसलें हैं। दिया है मूंगफली, तिल और बाजरा। ये हमारे पास 3 फसलें दी हैं भारत की। और इसमें प्रश्न क्या हमसे पूछा है? उपरोक्त में से कौन सी प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है? आपके पास 3 भारत की फसलें दी हैं, मूंगफली और बाजरा, और पूछा है कि इसमें कौन से जो है प्रमुखतया वर्षा पे आधारित फसल है, कौन से? देख लेते हैं। विकल्प ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है केवल 3 और डी है ए सभी। तो इसका आंसर आप लोग बताएं कि जो भारत की जो 3 ये फसलें दिए हैं इसमें प्रमुखतया वर्षा पे सबसे आधारित फसल कौन सी है? प्रश्न नंबर 130 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ए सभी। जो हमारे मूंगफली है, तिल है, बाजरा है, ये सभी क्या है? प्रमुखतया हमारे किस पे आधारित है? वर्षा आधारित फसल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ए सभी। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 239 के अंतर्गत, डी अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपका संविधान से है। प्रश्न नंबर 131 और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत क्या हमारा है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत क्या है हमारा? पंचायतों को क्या है? संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। फ्रेंड्स आप लोग बताएं, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है किस राज्य में लागू की गई थी? आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में कौन सा क्रम सही है? पहला है आपके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल। दूसरा है यानी कि बी राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। सी ऑप्शन है राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त। और आपका डी ऑप्शन कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री। आपके पास 4 विकल्प दिए हैं फ्रेंड्स। आपको थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। प्रश्न तो छोटा है लेकिन क्या है कि जो विकल्प हैं थोड़े बड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, प्रश्न बहुत ही ईजी है, आप इसको आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 132 फ्रेंड्स इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पहले की तरह आपको एकदम सरल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी को बहुत ही एकदम कह सकते हैं कि गहन तरीके से अध्ययन करें। प्रश्न नंबर 132 और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी।
क्या है, राज्य के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, क्या दिया था कि ये हमारा क्रम पूछा था ना, तो पहले क्या आता है, राज्यपाल, फिर मुख्य न्यायाधीश राज्यों के, फिर मुख्यमंत्री, फिर चुनाव आयुक्त आते हैं। ये हमारा क्रम सही है। बाकी जो क्रम हमारे हैं ये सब हमारे क्रम जो हैं गलत हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का जब अगर पद खाली हो जाता है तो उनके पद पे कौन जो है उस पद को संभाल सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। ए ऑप्शन है लोकसभा का सभापति, बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी है राज्यसभा का अध्यक्ष, या डी महान्यायवादी। आपको बहुत ही अच्छा ये संविधान से प्रश्न इसमें दिया गया है फ्रेंड्स। इसको बहुत ही आप अच्छे तरीके से देखें एक बार और आंसर इसका कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, प्रश्न नंबर 133। और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाता है तो जो भारत का मुख्य है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये उस पद पे क्या करते हैं, सुशोभित करके उसका निर्वहन करते हैं। कब तक, जब तक कि उस पर अगर अगले नेक्स्ट राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। ठीक है, या उपराष्ट्रपति का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में शामिल है ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ, बी है 371 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 अनुसूचियाँ, सी है 372 अनुच्छेद, 20 भाग एवं 7 अनुसूचियाँ, डी है 381 अनुच्छेद, 381 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ। फ्रेंड्स आपको बताना है भारतीय संविधान में कितने 4 विकल्पों में से कौन सा राइट विकल्प होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, संविधान के पार्ट में सबसे पहले ही आता है फ्रेंड्स। पहला चैप्टर है ये, 134 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट करके बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएं भारत के नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, एक बार मैं प्रश्न को फिर से बोल दे रहा हूँ, भारत के नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, कमेंट करके आप इसका आंसर आप लोग बताएं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा है राज्यसभा में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, राज्यसभा में होते हैं। देखते हैं कि क्या होते हैं। 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या राज्यसभा में ये होते हैं। और देख लेते हैं बी में क्या दिया है, 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या ये होते हैं राज्यसभा में। क्या हमारे सी में देखिए क्या बताया गया है, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। डी हमारा क्या कह रहा है, 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएं कि जो राज्यसभा में क्या होते हैं। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा, प्रश्न नंबर 135। और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी। राज्यसभा में हमारे 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितने होते हैं, 250। ठीक है, कितने, 250 सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जो लोक लेखा समिति है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको प्रस्तुत करती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, या लोकसभा के स्पीकर को, या सी कह रहा है संसदीय मामलों के मंत्री को, या डी भारत के राष्ट्रपति को।
तो फ्रेंड्स आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताएं। प्रश्न नंबर 136 का कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। प्रश्न नंबर 136। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम तो नहीं इस वीडियो प्रश्न पे दे पा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 136 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, किसको देते हैं? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? ये देती है किसको? लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस नव पाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, ये हमारा इतिहास से है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए है हमारा मेजा, बी है करछना, सी कोल्डियावा, सी फूलपुर। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा पूरा स्थल है जहाँ से ठीक है धान की खेती का साक्ष्य मिला। ठीक है, नव पाषाणिक पूरा स्थल आपको बताना है कि धान की खेती का वहाँ पे साक्ष्य मिला था। प्रश्न नंबर 137 और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोल्डिहवा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कोल्डिहवा, ठीक है, जो यह स्थल था यहाँ पे हमको किसकी साक्ष्य मिला था? किसका? धान की खेती का। ठीक है, धान की खेती का क्या मिला था? साक्ष्य मिला था उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा क्षेत्र से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? देखते हैं, अनुच्छेद आपसे पूछा है, आज देखते हैं कौन कौन सा अनुच्छेद दिया है। ए में ऑप्शन में हमारा अनुच्छेद 355 है, बी अनुच्छेद है अनुच्छेद 356, सी है अनुच्छेद 352, डी है अनुच्छेद 360। तो आप लोग आंसर 138 का आंसर कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 138 और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355। ठीक है, भारतीय संविधान का 355 जो अनुच्छेद है ये क्या करता है? भारत सरकार का, ठीक है, इसमें दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से क्या करता है? राज्यों की रक्षा करता है। ठीक है, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, पंचायत के चुनाव कराने, ठीक है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ठीक है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ए ऑप्शन है केंद्र सरकार के द्वारा, या राज्य सरकार के द्वारा, या जिला न्यायाधीश के द्वारा, या चुनाव आयोग के द्वारा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 139 और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, पंचायत चुनाव का जो चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज्य सरकार। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? आपको बताना है कि कौन सा जो है विषय जो है कि समवर्ती सूची में है। देखते हैं कौन कौन सा विषय दिया है। ए दिया है कृषि, बी शिक्षा, डी पुलिस, सी रक्षा। तो आपको बताना है कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से कौन सा ये विषय है जो कि समवर्ती सूची में इसको सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 140 और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, शिक्षा को क्या किया गया है? समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। किसमें? समवर्ती सूची में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन, जिसे इनोवेशन अंग्रेजी में कहा जाता है, परियोजना चलाई जा रही है। इसके कितने घटक हैं? ठीक है, एक बार प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ के देख लीजिए। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन यानी कि इनोवेशन परियोजना चलाई जा रही है। इसके कितने घटक हैं? पूछा है इसके कितने घटक हैं।
आपको बताना है केवल एक घटक या दो घटक या तीन घटक या चार घटक। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं आंसर कमेंट करके। ये आपका वाणिज्य से है, अर्थव्यवस्था से प्रश्न है फ्रेंड्स। ये आपको आना चाहिए क्योंकि लेखपाल वैकेंसी में आपको अर्थव्यवस्था से भी अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स विश्व लेवल पे। तो प्रश्न नंबर 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी, चार घटक हैं। ठीक है, कितने घटक हमारे? चार घटक हैं। कितने? चार घटक है फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो गंगा के मैदान में स्थित था वह किस नाम से चर्चित था? जो प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो गंगा के मैदान में स्थित था उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है मध्य देश, बी है अवध, सी सप्त संदेव या डी ब्रह्मावर्त। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है प्रश्न नंबर 142 का कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का जो गंगा वाला क्षेत्र था, गंगा क्षेत्र का मैदान, उसका क्या नाम था? तो प्रश्न नंबर 142 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य देश। ठीक है, प्राचीन काल में जो उत्तर प्रदेश का गंगा क्षेत्र का मैदान था वह किस नाम से था? हमारा मध्य देश के नाम से, ठीक है, चर्चित था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? ए ऑप्शन है आपका जालौन, बी है आगरा, सी है हमीरपुर या डी है झांसी। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? आपको बताना होगा कि पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता। आपके पास ऑप्शन थे जालौन, आगरा, हमीरपुर और झांसी। प्रश्न नंबर 143 और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी आगरा। ठीक है, जो हमारा आगरा है उत्तर प्रदेश का जो आगरा जिला था ये दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो हमारे ये तीन हैं ये दक्षिण के उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत आते हैं। जालौन आता है, हमीरपुर आता है और झांसी, लेकिन आगरा नहीं आता, इसलिए हमारा आगरा क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? व्यय की विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? ये आपका प्रश्न है। देखते हैं विकल्प में क्या दिया है। विकल्प ए है सकल घरेलू निजी निवेश है, प्रवेश नहीं निवेश। बी है आपके पास निवल विदेशी निवेश, सी है मूल्यह्रास व्यय और डी है निजी उपभोग व्यय। तो फ्रेंड्स आपको बताना है व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? प्रश्न नंबर 144 और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी मूल्यह्रास व्यय। ठीक है, इसको जो है जीएनपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है बी व्यय के माध्यम से। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? ऑप्शन है आपके पास ए वर्ष 1948, बी है वर्ष 1956, सी है वर्ष 1985, डी है वर्ष 1991। आपको फ्रेंड्स आपका प्रश्न है ये कि भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 145 का और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, 1991 में क्या हुआ था, भारत में उदार औद्योगिक नीति को अपनाई गई थी। किस वर्ष से अपनाई गई थी? 1991। ठीक है, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित विकल्पों में से ऊर्जा फसलों के नाम सुझाए गए इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपका कृषि से संबंधित है। आइए ऑप्शन देखते हैं, जेट्रोफा,
बी पंगोमिया, सी मक्का और डी है सूरजमुखी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, नए नए देखिए आपको प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं इसमें संकलित किया हूँ। प्रश्न नंबर 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मक्का। क्या हो जाएगा? मक्का। ये ठीक, ये क्या है? ऊर्जा फसलों के नाम जो हैं इसमें जो दिए गए हैं, इन चारों में से ये क्या है? ये जो है ना खेती के लिए क्या होता है? एथेनॉल के लिए की जाती है, खेती के एथेनॉल के लिए। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम चीनी उद्योग की स्थापना की गई थी। जो भारत में सर्वप्रथम चीनी उद्योग की स्थापना कहाँ पे की गई थी? ए पश्चिम बंगाल में, सी गुजरात में, डी बिहार में, सी केरल में। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा। चीनी उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे की गई थी? प्रश्न नंबर 148 और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, बी गुजरात। गुजरात में की गई, क्या की गई थी? चीनी उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। कहाँ पे? गुजरात में की गई थी, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य स्थान है। ठीक है, राज्य नहीं स्थान पूछा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ये देखते हैं, ये क्या है? मासिनराम, बी चेरापूंजी, सी नेतरहाट और डी क्या है? पश्चिमी घाट। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है। प्रश्न नंबर 149 और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ए। ठीक है, मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। और फ्रेंड्स आप लोग बताएं सबसे कम वर्षा किस स्थान पे होती है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे भारत का वह स्थान जहां सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी महानदी और डी गोदावरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रश्न नंबर 150 और ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए गंगा नदी। ठीक है, ये लगभग आपको 2500 किलोमीटर है आपकी गंगा नदी। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने जीके के 25 प्रश्नों को देखा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स आप इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के आंसर जानते थे और कितने का स्कोर आपने सही किया है, इसका आप लोग कमेंट करके इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से कहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए तब तक धन्यवाद। थैंक यू।